वंश का जब अंत होता है उसके बाद आता है हर्यक वंश के बाद अंतिम शासक इसमें पूछा है जो हमने लिख लिया। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी आती है। शिशुनाग वंश की स्थापना होती है 412 बीसी में। 412 बीसी में इस वंश की स्थापना होती है और इस वंश का शासन रहता है 344 बीसी तक, 344 ईसा पूर्व तक। ये उसका टाइम पीरियड है। ठीक है। इस वंश के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि इस वंश को बनाने वाले थे शिशुनाग। तो शिशुनाग सबसे पहला शासक था, इसलिए इसको कहते हैं संस्थापक। ही वाज फाउंडर। ये फाउंडर था और इसने कैपिटल बनाया था राजधानी, और इसने अपना राजधानी बनाया था वैशाली को। वैशाली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आते हैं कालाशोक। कालाशोक सबसे अधिक शक्तिशाली, इस सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हुआ कालाशोक। इस कालाशोक को एक टाइटल मिला हुआ था, उपनाम। इसका उपनाम था काकवर्ण। काकवर्ण, काकवर्ण के नाम से भी इसको जानते थे कालाशोक को। कालाशोक के टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई कि कालाशोक ने अपने टाइम पर 383 बीसी में सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म बुलाई। सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक, इसको बुलाया। कहाँ बुलाया? अपनी ही कैपिटल में, जिसका नाम था वैशाली। ठीक। और इसको चेयर किसने किया, इसको एड्रेस किसने किया? तो इसको एड्रेस करने के लिए बुलाया गया साबक मीर को, ना, हु प्रेसाइडेड काउंसिल। उन्होंने काउंसिल की अध्यक्षता की। ठीक। तो तीसरी काउंसिल इसके टाइम पर हुई 383 बीसी में। ये आपको याद रखनी है ना। और इस काउंसिल में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई। जैसे कि फर्स्ट काउंसिल में हम लोगों ने देखा था कि विनय पिटक के द्वारा विनय पिटक को उपाली के द्वारा और सुत पिटक को आनंद के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के पिटक या साहित्य का संकलन इस दूसरी काउंसिल में नहीं हुआ। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली द प्लेस वेयर द सेकेंड काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कालाशोक। द रूलर बिलोंग्स टू शिशुनागा डायनेस्टी। Okay, and you have to keep in your mind also who presided the council, that was Shabak Mir, and during the council and not any pitak was composed. There was not a composition of any pitak, किसी भी पिटक का वहाँ पर composition नहीं हुआ। While during the first council two pitakas were composed by Ananda and Upali, उस समय लिखे गए थे, इसमें कोई भी नहीं लिखा गया। And second council was held at Vaishali, the capital of कालाशोक। कालाशोक का टाइटल क्या था? काकवर्ण कहते थे उसको, काकवर्ण। तो कालाशोक इस डायनेस्टी में बहुत एलिजिबल रूलर हुआ है। अब हम इसमें लास्ट रूलर की बात करेंगे। तो इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर हमको मिलते हैं नंदीवर्धना। नंदीवर्धना वाज द लास्ट रूलर। अब नंदीवर्धन लास्ट रूलर थे। क्यों लास्ट रूलर थे? क्योंकि नंदीवर्धन के टाइम पर उनके ही सर्वेंट ने, जिसका नाम था महापद्म नंद, ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी और नंदीवर्धन की जगह पर उन्होंने उस प्लेस को अपने से ऑक्यूपाइड कर लिया एंड ही बिकेम द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, और वह नंद डायनेस्टी का फाउंडर हो गया। तो नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर हो गए, उनके पास, उनको महापद्म नंद के नाम से जानते हैं, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की शिशुनाग वंश के बाद। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने हर्यक वंश में 3 शासकों को याद रखा है, फाउंडर को, उसके बाद अजातशत्रु को, उदयन को, और लास्ट रूलर को, इनको हमने याद रखा है। ऐसे ही इसमें हमको 3 रूलर्स को याद रखना है। पहले इसके फाउंडर हैं जो शिशुनाग हैं, दूसरे सबसे पावरफुल है जो कालाशोक है, तीसरे लास्ट रूलर की अगर हम बात करेंगे तो वो नंदीवर्धन है। तो नंदीवर्धन को मार करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। लेट अस सी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड शुरू होता है जब शिशुनाग वंश डायनेस्टी का पीरियड समाप्त होता है।
तो इसका एक्चुअल पीरियड शुरू होता है 344 BC से लेकर 322 BC। ये इसका टाइम पीरियड है नंद वंश का। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट महापदम नंदा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। महापदम नंदा was the founder of this dynasty। महापदम नंद, और ये कौन था? अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि महापदम नंद नंदीवर्धन का सर्वेंट था। तो इस पर यह भी आरोप लगता है कि नंद वंश के लोग निम्न जातीय थे, निम्न जाति। तो इनको लोग कहते हैं कि ये लो कास्ट पीपल थे जिन्होंने पहली बार यहाँ पर शासन करना शुरू किया। इस डायनेस्टी के लोगों में महापदम नंद ने मगध का विस्तार किया और इसने बहुत अच्छा काम किया कि मगध में ब्राह्मणों के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया। ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पदों पर उसने अपॉइंट किया और ब्राह्मणों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया महापदम नंद ने। महापदम नंद के टाइम पर जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को हम लोग समझ सकते हैं कि उन ब्राह्मण रूलर्स में, ब्राह्मण्स प्रोमिनिएंट पर्सन जो मंत्री बने थे, उनमें सबसे पहले आते हैं शक्तार ब्राह्मण। उसके बाद थे कात्यायन, उसके बाद थे चड़क, और एक और थे जिनका नाम था राक्षस। ठीक है, तो राक्षस ये बड़े महत्वपूर्ण लोग थे डायनेस्टी में। इसके अलावा इसने राजधानी है वो पाटलिपुत्र से ही शासन किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने कोई भी नया शहर अभी नहीं बनाया है, बल्कि पाटलिपुत्र से ही अपने शासन को प्रारंभ किया है। तो पाटलिपुत्र से इसने अपना शासन किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। और इसने धीरे धीरे करके कलिंग को और मध्य भारत के क्षेत्रों तक इसने मगध का विस्तार करना शुरू कर दिया। इन पर्सनल कैपेसिटी महापदम नंद वाज मोस्ट पावरफुल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी ऑफ वॉरफेयरशिप। उसकी खुद की युद्ध कला और वीरता बहुत अच्छी थी, जिस कारण से उसने बहुत जल्दी ही अपनी सेना को संगठित करके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया और मगध का एक पॉलिटिकल विस्तार करना, राजनीतिक विस्तार करना उसने प्रारंभ कर दिया महापदम नंद ने। महापदम नंद ने काफी समय तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र हुआ, महापदम नंद का पुत्र हुआ, जिसका नाम था धनानंद। जितना महापदम नंद योग्य था, उतना ही धनानंद अयोग्य था। इस धनानंद के टाइम पर ही ब्राह्मणों की अवहेलना की गई मगध में, ब्राह्मणों की अवहेलना, और इस अवहेलना के कारण ही मगध के ब्राह्मणों ने प्रशासन में अपना योगदान देना कम कर दिया। और जैसे ही ब्राह्मणों ने अपना योगदान मगध के प्रशासन को देना कम किया, मगध का प्रशासन चरमराने लगा और कुछ समय के बाद धनानंद की अयोग्यता के कारण से बहुत सारे ऐसे वंश थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके अगेंस्ट आ गए थे। किसके अगेंस्ट में आ गए थे? धनानंद के। और उन लोगों ने मिलकर के आक्रमण करने के बाद उन लोगों ने मिलकर के धनानंद को अयोग्य शासक घोषित कर दिया। और कुछ समय बाद चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो ये नंद जो वंश है वो तीसरा मगध का ऐतिहासिक वंश है। आखिरी शासक की बात करेंगे तो लास्ट रूलर कौन है? जिसका नाम है धनानंद। इसका नाम है धनानंद। धनानंद उसके लास्ट रूलर है। ठीक है, तो धनानंद ने उस समय पर काम करना शुरू कर दिया। और धनानंद चूंकि इतना इनकम्पिटेंट था कि उसके टाइम पर मगध में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं, सब कुछ तहस नहस उसने कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझते हैं कि जब मगध का रूलर धनानंद है, जब मगध का रूलर यहाँ पर धनानंद है और धनानंद के शासन के समय पर यहाँ से भारत पर ग्रीक इन्वेजन होते हैं, ग्रीक यूनानी आक्रमण शुरू होते हैं। और यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे पहले आता है
अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर ने इस पर बहुत ज़्यादा आक्रमण किया और ये आक्रमण उसने किया 326 बीसी में भारत के क्षेत्रों पर। और यहाँ पर उसने जैसे ही आक्रमण किया तो पोरस को पराजित किया था और फेमस बैटल हुआ था जिसको कहते हैं झेलम का बैटल, झेलम रिवर का बैटल, या फिर बितस्ता रिवर का बैटल, या हाईडे स्पीज का बैटल, कई नामों से उसको जानते हैं। ये बैटल यहाँ पर हुआ था 326 में। इसके अलावा अलेक्जेंडर ने 331 में बैटल ऑफ ओरावेला ये भी लड़ा था, जब उसने पर्शियन रूलर्स को यहाँ से हरा दिया था, पर्शियन रूलर को इंडिया से बाहर कर दिया था। तो यहाँ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध में किस राजवंश का शासन था, तो उसका उत्तर होगा आपका नंद वंश। अगर वो शासक का नाम पूछेंगे तो आप क्या बता देंगे? धनानंद। तो उसका उत्तर हो जाएगा धनानंद। कब हुआ था? 326 बीसी में। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। अगर पूछेंगे किस पर किया था तो आपको याद रखना है पोरस पर किया था। ठीक है, पोरस पर किया था। कौन सी नदी के किनारे ये लड़ा गया था? तो आपको पता होगा कि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, सिकंदर भारत में 19 महीने तक बना रहा। सिकंदर stayed in India for 19 months. 19 months he stayed in India, and after 19 months he decided to go back. When Alexander was to his back journey, he died in Iran, Persian region. In Persian region, he died of infection and wounds, and he died here in 323 BC. The place where he died was Babylon. तो बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई अलेक्जेंडर की। और अलेक्जेंडर का जो फेमस हॉर्स था उसका नाम था ब्रूकेफेलस। ब्रूकेफेलस उसका बहुत प्रसिद्ध घोड़ा हुआ करता था अलेक्जेंडर का। तो ये अलेक्जेंडर यानी कि ग्रीक यूनानी जिसके आक्रमण धनानंद के टाइम पर हुए थे। लेकिन याद रखिएगा धनानंद का अलेक्जेंडर से कोई झगड़ा नहीं हुआ, उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ है। अलेक्जेंडर सिकंदर केवल पोरस के साथ लड़ा था झेलम नदी के किनारे, जिसमें उसने पोरस को हरा दिया था। और हराने के बाद पोरस का साम्राज्य उसने पोरस को पूरा का पूरा सौंप दिया था। पोरस को पूरा साम्राज्य सौंप दिया था। ये सिकंदर की पोरस के लिए देन थी और इस प्रकार से पोरस अपने राज्य में वापस आ गए थे। राजा पोरस अपने राज्य में वापस आ गए थे। नेक्स्ट, इसके बाद आती है मौर्यन डायनेस्टी, है ना। तो मौर्यन डायनेस्टी तक आने का जो क्रम है उसको पहले समझ लेते हैं कि मगध में कौन कौन से राजवंशों ने शासन शुरू में किया है। ठीक है, एक ब्रीफ रखते हैं ताकि आपको परीक्षाओं के लिए चीज़ें याद रहें। मगध, ठीक है, मगध में पहला उल्लेख हमको मिलता है बृहद्रथ वंश का। ठीक है, पहला उल्लेख मिलता है बृहद्रथ वंश का। उसके बाद दूसरा वंश आता है यहाँ पर जिसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश, ठीक। इस हर्यक वंश के बाद यहाँ पर एक वंश आता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद मगध में आता है जिसका नाम है नंद वंश। और नंद वंश के बाद आता है यहाँ पर मौर्य वंश। ये मगध पर शासन करने वाले पहले बड़े राजवंश थे। ठीक, इन राजवंशों को हम लोग, पहला है बृहद्रथ, बृहद्रथ डायनेस्टी, और दूसरा है हर्यक डायनेस्टी, हर्यका डायनेस्टी, और तीसरा है शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके बाद है नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद है मौर्यन डायनेस्टी। ठीक, अब इन डायनेस्टियों के बारे में देखेंगे तो ये सबसे प्राचीन है। सबसे पहला है जिसके बारे में ये मिलता है कि 1700 बीसी से लेकर के 682 बीसी तक इसका पीरियड रहा है। हर्यक डायनेस्टी की बात करेंगे तो इसने 545 से लेकर 412 बीसी तक शासन किया है। शिशुनाग वंश की बात करेंगे तो शिशुनाग वंश के लोगों ने 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक शासन किया है। और नंद वंश की बात करेंगे तो 344 बीसी से 322 बीसी तक
इन्होंने शासन किया है। एंड आफ्टर नंदवंश मौर्यंस रूल फ्रॉम 322 BC टू 185 BC। ये बहुत लंबा शासन रहा है। ये भी BC है, ये भी BC है, ये इनका शासन है। अब इनके बारे में अगर हम कुछ फैक्ट पता करते हैं तो ये जो डायनेस्टी है ये ऐतिहासिक और पौराणिक है। ठीक है, ऐतिहासिक और पौराणिक है, और इतिहास से कहीं ज़्यादा इसको पौराणिक माना गया है। ठीक है, इतिहास में तो बहुत रेयरली इसके बारे में कुछ है। इसलिए पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश है। ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? हर्यक है। इसके बाद ये भी हिस्टोरिकल ही है, ये भी हिस्टोरिकल है, ये भी हिस्टोरिकल राजवंश ही है। ठीक है, तो इसके टाइम पर जो राजधानी थी वो आपको पता ही है, गिरिब्रज थी। हर्यक वंश के टाइम पे 3 राजधानियां रही हैं, गिरिब्रज भी रही है, राजगृह भी रही है, और राजगृह के अलावा पाटलिपुत्र भी रही है। शिशुना के टाइम पर वैशाली राजधानी रही है, और नंद वंश के टाइम पर पाटलिपुत्र राजधानी है, और मौर्य वंश के टाइम पर पाटलिपुत्र राजधानी है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं, यहाँ राजधानी पाटलिपुत्र से शासन हुआ है। नंद वंश के टाइम पर भी पाटलिपुत्र से शासन हुआ है। शिशुनाग के टाइम पर वैशाली से शासन हुआ है। हर्यक वंश के टाइम पर गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र से शासन हुआ है। शिशुनाग के टाइम पर भी पाटलिपुत्र से कुछ लोग शासन करने लगे थे। इसके टाइम पर भी पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है, और इसके टाइम पर केवल गिरिब्रज से शासन किया गया है। अब इन सारे राजवंशों के फाउंडर आपको पता होना चाहिए, किस राजवंश का कौन सा फाउंडर है, किसका कौन लास्ट रूलर है, यही आपकी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन है। और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि हर्यक वंश के टाइम पर फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई, शिशुनाग के टाइम पर सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई, है ना, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म और सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पर हुई, और मौर्यों के टाइम पर थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई। यहाँ करवाने वाले थे अजातशत्रु, यहाँ करवाने थे कालाशोक, यहाँ पर करवाने वाले थे अशोक, जो अपन अभी पढ़ेंगे। तो मगध का धीरे धीरे करके मगध बहुत पॉलिटिकली पावरफुल होता जा रहा है। ये मगध का क्षेत्र है, ये मगध का शासन है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस मगध में जो नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी के राष्ट्र रूलर थे जिनका नाम था धनानंद। उस धनानंद को चाणक्य ने बड़ी क्लेवरनेस से, बड़ी चालाकी से एक योजना बना करके ब्राह्मण विरोधी घोषित करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ मिला लिया, और मगध के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि मगध के लिए एक योग्य राजा की आवश्यकता है, जो मगध में बेहतर शासन स्थापित कर सके, जो मगध में बेहतर शासन स्थापित कर सके। और यही शासन को स्थापित करने के लिए मगध में नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझते हैं मौर्य वंश के बारे में। पहला है कि मौर्य वंश के बारे में हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, पहले मौर्य वंश के स्रोत की जानकारी करेंगे। सोर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सोर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य वंश के स्रोत। तो मौर्य वंश के स्रोतों को अगर देखते हैं तो पहली जानकारी तो हमको इसके बारे मौर्य वंश के बारे में कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है। पुराणों में अगर हम बात करेंगे, वायु पुराण और विष्णु पुराण। वायु पुराण और विष्णु पुराण, ये दो ऐसी पुस्तकें हैं, जो दो ऐसे पुराण हैं जिनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दो। नेक्स्ट है पुराणों के अलावा पुस्तक। इन पुस्तकों में दो सबसे फेमस हैं,
अर्थशास्त्र, ये किसने लिखा? आचार्य चाणक्य ने, पहला। और दूसरा है इंडिका। इंडिका, इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिका लिखा मेगास्थनीज ने, अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने। इनसे भी हमको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हैं कुछ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य। इन साक्ष्यों की बात करेंगे तो इसमें हैं अशोक के अभिलेख, ठीक, चंद्रगुप्त के अभिलेख, यहां से जानकारी मिलती है। 3 तरह के सोर्स हैं। इन 3 के अलावा चौथा सोर्स ये है कि हमको धार्मिक साहित्य से भी जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर। इस रिलीजियस लिटरेचर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक, इन दोनों से ही हमको मौर्य वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर कोई कहेगा कि मौर्य वंश के संबंध में हमको जानकारी एकत्रित करने के जो प्रमुख सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो मौर्य वंश के संबंध में जानकारी को एकत्रित करने के प्रमुख सोर्स ये हैं। पुराण, इन पुराण्स वी हैव वायु पुराण एंड विष्णु पुराण. We are talking about some historical books just like Arthashastra by Chanakya and Indica by Megasthenes. If we are talking about some archaeological evidences, so in terms of archaeological evidence we have inscription of Ashokas, records of Ashokas and records of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya के records भी हैं. In if we are talking about, if we talk about religious literature, so there are so many texts belongs to Jainism and Buddhism which has excellent knowledge about Mauryan dynasty and its rulers. Mauryan dynasty उसके राजाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमको इस प्रकार की पुस्तकों से भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से क्या जानकारी मिली है, यही मौर्य वंश को पढ़ने का तरीका है। अब हम मौर्य वंश को समझने की कोशिश करते हैं कि मौर्य वंश पावर में आया, बहुत पावरफुल वंश था। तो मौर्य वंश के बारे में उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब हमको उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं पहले। Mauryan dynasty was founded by Chandragupta Maurya with the help of his mentor or guru Acharya Chanakya after the assassination of last Nanda ruler Dhananand. धनानंद को मार करके इन्होंने 322 BC में मौर्य वंश की स्थापना की। ये बहुत, तो इसमें संस्थापक की नाम आएगा, तो संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। यहीं से इन्होंने शासन को शुरू किया है ना। अब ये तो शासन का प्रारंभ हो गया है, लेकिन इस शासन में हुआ क्या, हमको उस शासन से कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं, इन सबको हम लोग अब मौर्य वंश के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए, ये आज का हमारा जो टॉपिक था कि मगध का राइज, वो मगध का राइज हम लोगों ने पूरा किया है। अब मगध में वंश परंपरा के तहत मौर्य वंश जो आएगा बहुत ताकतवर वंश है, उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज लिसनिंग इज द गुड मेथड टू कीप रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर लिसनिंग समथिंग इट मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग। अगर आप कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस इज परफेक्ट थ्रू द लिसनिंग मेथड। देखना भी जरूरी है, लेकिन सुनी हुई चीज़ें देखी हुई चीज़ों की तुलना में बहुत अधिक समय तक मेमोरी में रखी जा सकती हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा इन चीज़ों को। हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।